तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। ठीक है। एक वर्ष के 12 माह में टी का वेतन, कोई टी है जिसका वेतन इस प्रकार है कि 12,000, फिर 12,000, 12,000। मतलब इसका मतलब यह है कि पहले महीने में 12,000 कमाता है, दूसरे महीने में 12,000 कमाता है, तीसरे में 12,000 कमाता है, चौथे में 15,000 कमाता है, फिर 15,000 कमाता है, फिर 15, फिर 21,000, फिर 21,000 और 21,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000। और टी का प्रति माह औसत वेतन आपको बताना है। आपको पता है कि हर माह में आपके मतलब एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। तो यदि उसने पहले माह में मतलब जनवरी में 12,000 कमाए तो फरवरी में भी 12,000 कमाए, लेकिन मार्च में 12,000 कमाए, लेकिन अप्रैल में उसके 15,000 हो गए, फिर इसके बाद में 2-3 महीने बाद 21,000 हो गए। तो आपको सब इसका जोड़कर आपको औसत बताना है। ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे ऐसे तो करेंगे नहीं जैसे कि आपका औसत निकालते हैं, हम करेंगे इसे एकदम स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमें बेसिकली निकालना क्या है? आपको निकालना है केवल और केवल एवरेज। एवरेज ही उसने आपसे पूछा है, तो हमें निकालना है क्या? एवरेज। तो यहाँ पर आप देखो, सब में आपके 3-3 जीरो कॉमन है। यहाँ 3 जीरो कॉमन है, यहाँ 3 जीरो कॉमन है, यहाँ 3 जीरो कॉमन है, यहाँ पर 3 जीरो कॉमन है, और ये सब जगह आपके 3 जीरो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस 3 जीरो से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब हम हर एक संख्या के 3 जीरो काट देंगे, मतलब 3 जीरो से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो संख्या हमारी क्या बन गई? पहले माह में 12 कमाता है, दूसरे में 12, तीसरे में 12 और चौथे में 15। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसी पर करेंगे। ठीक है। तो इसे हम जब जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद में जितनी भी संख्या उससे हम भाग देंगे, तो हमें पता चल जाएगा औसत एवरेज कितना है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी के अंक भी अलग हैं, हमें इन जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पर ये जीरो भी हटा देंगे। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इनको जोड़कर देखते हैं। ठीक है। क्योंकि एवरेज बराबर क्या 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 होता है? वो होता है आपका कुल योग बटे संख्या। ठीक है। तो 12 और 12, देखो 12 एकम 12, 12 और 12 ये हो गए कितने? आपके 36 हो गए। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो चुके हैं आपके 36। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है? 15 और 15 और 15, 15 हो गए आपके कितने? 45। ठीक है। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर 21 दूनी 42, और फिर उसके बाद में 21 और जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना? ये आ जाएगा आपका 42, 21 दूनी 42, और आपका 21 और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा? 2 और 1 3, 4 और 2 6, यानी ये बन जाएगा आपका कितना? 63। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 63 लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, 30, 30 और 30, 30 यानी ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 90। तो बस आपको कैलकुलेशन इतनी ही करनी है। ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 6 3 9 5 14, बचेगा आपका कितना? 1। ठीक है। 9 और 1 10, और 6 16, 4 20 और 3 23। तो ये कुल योग निकल कर कितना आ गया? ये आ गया आपका कितना? ये आ गया आपका 234। देखो 234 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या? 234। अब जो हमने लास्ट में 3 जीरो लिखे थे ना, उसको आपको लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। ठीक है। जो हमने 3 जीरो बाद में नहीं लिए थे, उसे हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। और उसने पूछा क्या है कि प्रति माह औसत बताइए। ठीक है। तो हमें क्या करना है? 12 से गुणा करना है। ठीक है, भाग करना है, सॉरी। अब जब हम इसे भाग कर लेंगे तो फिर कितना आएगा? 12 से भाग करके देखते हैं। 12 एकम 12, बचेगा आपका कितना? 11, 12 नम्मा 108, बचेगा आपका 6, 12 पंचे 60, और ये 2 जीरो आपके ये आ जाएंगे। तो जो आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 19,500। ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट करके आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपका अलग अलग महीने का मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका वेतन दिया गया है। ठीक है। उसने पूछा है कि प्रति माह औसत वेतन बताना है। मतलब जैसे कि आपको औसत दिया रहता है ना, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन लिखा होता है कि 2 4 6 8 का आप औसत बताइए, ऐसा ही इसका भी उसने औसत पूछा है कि यदि एक व्यक्ति जनवरी में इतना कमाता है, फरवरी में इतना कमाता है, मार्च में इतना कमाता है, अप्रैल में इतना कमाता है, तो प्रति माह औसत उसका वेतन बताइए। तो इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ गया? इतना आ गया। फिर उसके बाद में कितने महीने कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। 12 से हमने विभाजित कर दिया, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ही क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है। तो कुल संख्या कितनी है? 12। ठीक है। और इनको जोड़ने पर कितना आ गया? 2,34,000। जब हम इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 19,500। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैंने बस वही बताया आपको जो आपको एक मतलब जो टॉपर करते हैं ना, कि आपको अपने दिमाग में दिखना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या होगा? यहाँ से
इतना ही देखने के बाद कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिसको बोरिंग लगती है ना मैथ, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। और यदि आपको अभी भी बोरिंग लग रहा है तो आप ये समझिए कि आप सिलेक्शन के बहुत दूर हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा गया है 179 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। इसे हम करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, 179, सबसे पहले आप अलग अलग संख्या लिख लीजिए, 172 और फिर लिख लीजिए 173, ठीक है। अब इसे बारी बारी से आप भाग करके देख लीजिए कितना शेषफल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 17 से भाग देंगे, 17 से जब हम 189 में भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। गुणा यहाँ पर 17 से जब हम भाग देंगे तो केवल कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा, क्योंकि 17 धाम 170 होता है, ठीक है, बचेगा आपका केवल 2। 17 से 173 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 17 धाम 170, बचेगा 3। अब इनकी आप गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 तिया कितना होता है, वो होता है आपका 54, यह होता है आपका 18 तिया 54। अब फिर आप 17 से भाग कर दीजिए तो 17 तिया 51, ठीक है, बचेगा आपका कितना, 3। तो 3 आपका शेषफल, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। 54 से जब आप 17 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, वो आएगा केवल आपका 3, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको समझ में भी ना आए, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं जिससे कि आप कम समय में अच्छी प्रैक्टिस के साथ अपना सॉल्यूशन कर पाएँ। और यदि आप अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट है। और मैं वादा करता हूँ यदि आपने इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपको कभी भी अरिथमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, एक फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु 20% और 30% और 10% के 3 क्रमिक डिस्काउंट पर बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। मान लो कहीं आपका मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है और सीजन चल रहा है और आपने क्या किया, 1000 रुपये वस्तु वाली कोई वस्तु खरीदी जिस पर आपको कितने डिस्काउंट मिल रहा है, 20% और 30% का और एक 10% का, 3 डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। तो वो ये पूछना चाहता है कि आपने उस वस्तु के लिए कितना पे किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1000 रुपये की वस्तु है, एकदम वन लाइनर तरीके के साथ लिखेंगे, 1000 रुपये की कोई वस्तु है। अब हम क्या करते हैं, जब भी डिस्काउंट होता है तो उसमें 100 में से हम घटा लेते हैं, यही करते हैं ना। तो यदि 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो आपने केवल कितना पे किया होगा, आप बोलेंगे 80%, ठीक है। फिर दूसरा परसेंट, यदि 30% का आपका डिस्काउंट है तो आपने कितना पे किया हो गया, 70। तीसरा जो डिस्काउंट है वो आपका 10% का, यानी आपने कितना पे किया होगा, 90, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो या फिर आप विभाज्यता का नियम भी चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 9 है तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो 9 से जरूर कटना चाहिए। क्या ये कटता है, 9 6 15 4 19 नहीं कटता, 8 5 13 नहीं, 6 4 10 और 5 15 नहीं, 5 4 9 हाँ, यही हमारा उत्तर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके आगे आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। वैसे तो हम इसमें आपका सॉल्व करके मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट चुका है और 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट चुका है, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8 गुणा 7 गुणा 9, ठीक है, इसका आप गुणा कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 15% मान लो कहीं बाहर हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने गांव नहीं आ पाए, जिसके कारण केवल 100% में से 85% मतदाताओं ने ही अपना मत डाला। 2% मत अवैध थे, मतलब 2% मत जो है इनवैलिड हो चुके हैं क्योंकि किसी ने डबल थप्पा लगा दिया, ठीक है। तो 2% मत अवैध हैं। सुनीता को 64,974 मत मिले जो वैध मतों का 78% हैं। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे वो देखो आप, यहाँ पर उसने बोला है क्या, 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, और 2% मत अवैध हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे करेंगे, हमें नहीं पता कितने नामांकित मतदाता हैं, तो हमने मान लिया क्या, ए गुणा,
अब 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला है, ठीक है। तो ए का मतलब ए कोई संख्या है और जिसमें से केवल 85% ने ही अपना मत डाला है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2% मत अवैध थे यानी इनवैलिड थे। तो वैलिड कितने होंगे, 2% घटा लो 100 में से तो कितने बचेंगे, 98। और उसके बाद में यहाँ पर आप ये चीज़ भी नोटिस कीजिए कि यहाँ पर सुनीता को कितना मिला है, 64,974, जो वैध मतों का 78% है, ठीक है। वैध मत हमने कितने माने हैं, 98%, ठीक है। इसका 78% 64,974 है, ठीक है। बस यही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका 78% वैध मतों का 78% बोल रहा है, ठीक है। वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ, जो कि उसे संख्या में कितने हुए, 64,974, ठीक है। अब इसे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है। उसने बोला 85% मतदाताओं ने मत डाले, हमें नहीं पता कितनी संख्या थी, 100% वोट होती है, लेकिन हमने माना क्या, ए, ठीक है। ये मतदाताओं की संख्या है जिसमें से केवल 85% ने वोट डाले हैं। फिर उसके बाद में उसने बोला 2% मत अवैध थे। तो इसका 2% मतलब डाले कितने गए हैं, बैलेट कितने हैं, 98%, ठीक है। अब उसने बोला है सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो कि वैध मत कितने हैं, ये हैं वैध मत हैं ये। इसका का मतलब क्या होता है, गुणा 78% है, ठीक है, बराबर में 64,974, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है। तो किससे कर सकता है ये, तो 17 से कर सकता है या 13 से कर सकता है। हम क्या कर लेते हैं, इसे हम 13 से काट लेते हैं, ठीक है। 13 से कितनी बार कटेगा, 13 छक्के होते हैं कितने, 78, 13 छक्के 78, और 13 से इसे काट लेते हैं तो 13 से कितनी बार जाएगा, 13 चौके 52, ठीक है। बचेगा कितना, 12, फिर 9 लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 नम्मा 117, ठीक है। फिर 13 नम्मा 117 और 13 अट्ठे 104, ये कट गया, ठीक है। अब उसके बाद में किससे कट सकता है, अब हम एक काम करते हैं, इसे 17 से काट लेते हैं। 17 से जाएगा ये आपका 5 बार, 17 पौने 85, और 17 से जब हम इसे काटेंगे तो 17 दूनी 34, फिर बचेगा कितना, 15, तो 159 हो जाएगा। बचेगा आपका कितना, 3, यानी 17 नम्मा 153 मतलब 153। फिर उसके बाद में कितना बचेगा, 6 बचेगा। 17 चौके होता है कितना, 68, ठीक है, 294। अब किससे कर सकता है, अब एक काम करते हैं, 14 दूनी 28, 14 से काट लेते हैं, ठीक है। 14 से इसे हम काट लेते हैं, एक सेकंड बस, या फिर 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24, बचेगा आपका कितना, 5, 6 इनाम 54, ठीक है। अब और किससे कर सकता है ये, 7 से कर सकता है, ठीक है। 7 से भी इसे हम काट लेते हैं, 7 से 7 बार जाएगा, और 7 एकम 7, और बचेगा कितना, 2, 7 चौके 28, ठीक है। अब क्या क्या होगा यहाँ पर, 7 एकम 7 और 7 दूनी हो जाएगा कितना, 14। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पर ए बराबर आ गया 5 गुणा 2 गुणा यहाँ पर 1 2 और ये 2 4 जीरो ये, ठीक है। तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में बस आपको थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, बाकी आपको तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, किसी भी, हमें नहीं पता कितने नामांकित मतदाता हैं, हमने मान लिया ए, ठीक है। अब उसने बोला है 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, तो ए कोई संख्या है, उसमें से केवल 85% ने वोट डाले हैं। उसके बाद में 2% जो आपके वोट हैं वो अवैध थे, तो बैलेट कितने होंगे, 98%। अब उसने बोला है बैलेट मतों का अर्थ, सॉरी 78% उससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ है, जो कि संख्या में कितना है, 64,974। बस इतना करना है आपको, और बस काटा पीटी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे कैसे करेंगे, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, ये वो देखो आप, उसने बोला 10% के लाभ अर्जित करता है, मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ उससे वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है आपका 110 में, ठीक है। तो मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, और एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें बेईमान दुकानदार की सभी टाइप आपकी क्लियर कराई हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। जो हमें एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो लिखेंगे हम राइट साइड, और जो वो आपको दे रहा है वो लिखेंगे आप लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। आपको
₹100 की कोई चीज़ थी, लेकिन वो आपको कितने में दे रहा है, 10% के लाभ पर, यानी 110 में वो दे रहा है, ठीक है। और दूसरी ओर वो क्या कर रहा है, 12% कम बाँट का उपयोग कर रहा है। मतलब मिलना तो चाहिए आपको 1000 ग्राम, लेकिन वो क्या कर रहा है, 12% कम बाँट का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो 1000 ग्राम ना लिखकर हम इसे 100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 88, ठीक है। अब ये आपको केवल इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। उसने बोला है 10% के लाभ पर वो वस्तु बेच रहा है, मतलब ₹100 की खरीद कर लाया होगा, और 100 का 10% कितना होता है, 110, मतलब 100 की खरीद कर 110 में बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद में 12% कम बाँट का उपयोग करता है। जो आपको एग्जैक्ट मिलनी चाहिए वो लिखेंगे आप राइट साइड, और जो वो आपको एग्जैक्ट दे रहा है वो रखेंगे आप लेफ्ट साइड। मतलब देना तो चाहिए आपको 100 ग्राम, लेकिन 12% कम दे रहे हैं भाई साहब, मतलब दे रहे हैं आपको कितना, 88 ग्राम, ठीक है। बस इसको अब आपको कैलकुलेट कर लेना है, 100 से 100 आपका निपट जाएगा। 88 की चीज़ आपको कितने में दे रहा है, 110 में दे रहा है। 88 की चीज़ 110 में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 और 10 22, यहाँ पर अंतर है 22 का, और यही उसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, 88 पर, और गुणा पर आ जाएगा कितना, 100। 88 इसलिए नीचे लिया क्योंकि ये उसका सीपी है, ठीक है, और हमेशा सीपी पर ही सब चीज़ कैलकुलेट होती हैं। 22 चौके 88, और 4 से ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा आपका 25 बार। तो 25% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, आपको कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 25:144, ठीक है। तो आपसे पूछा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 25 और अनुपात 144, ठीक है। ये किसका वर्ग होता है, जब वर्गमूल हटेगा तो ये किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 5 का, और ये होता है कितने का, 12 का, ठीक है। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे केवल टफ ही टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। आपके जो टफ क्वेश्चनों की संख्या होती है वो होती है आपकी केवल 10% किसी बड़े एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है, यदि आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके टफ होंगे, बाकी के आपके जो आधे आधे रहेंगे वो मॉडरेट और ईजी रहेंगे, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि 8400 की राशि थी, जो 7 सालों में कितनी हो चुकी है, 11,928, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर ही आप देख लो, ठीक है। 8400 और 11,928, 8 3 11 और 4 5 9, यानी ये आ जाएगा आपका अंतर 3528 का, ठीक है। तो मतलब 3528 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, वैसे ही तरीके से जैसे हम ब्याज निकालते हैं, ब्याज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ब्याज आ जाएगा कितना, 3528 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 8400, गुणा आपका रेट कितना दिया गया है, 7%, ठीक है। अब बस इसे कैलकुलेट कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कट चुके हैं, और 7 से काट लेते हैं इसे, 7 पौना 35, 7 चौके 28, ठीक है। 12 से उम्मीद है क्या, 12 से कट सकता है, तो 12 से काट के भी हम इसे देख लेते हैं। तो 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60, और बचेगा आपका कितना, 10, नहीं कट सकता, ठीक है। 12 पंचे 60, बचेगा आपका कितना, 10, और 12 नम्मा 108, ये नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो और किससे कट सकता है, 7 से कट सकता है क्या, 7 एकम 7, 7 दाम 70, इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर गलत लिख लिया है, ठीक है। ये 704 बार नहीं, 504 बार कटेगा, ठीक है। 7 से जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 पौना 35 और 7 चौके 28, 504, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या कितनी निकल के आ गई, 504 बटे 84, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कैसी करनी पड़ती है, 4 का गुणा कितने में करें कि आपका 6 आ जाए, ठीक है। तो 4 छूम 24, यानी ये कटेगा एकदम एग्जैक्ट 6 बार, तो 6 वर्ष लगेंगे, और राशि कितनी हो जाएगी, 8400 से बढ़कर 11,928, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी हमने लिखने में मिस्टेक कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप। पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, ठीक है। यदि ए भरेगा तो 6 घंटे लगेंगे, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण
टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। पहले 6 घंटे लगते थे, तो अब 2 घंटे और प्लस हो जाएंगे, तो कितने लग रहे हैं? 8 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन ने सीधे सीधे ना लिखकर आपको घुमा दिया है कि टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं जब एक निकालने वाला पानी निकालने वाला पाइप ऐड हो जाता है। तो कितने घंटे लगते होंगे? 6 2 8। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, इसका मतलब होता है क्या कि वो आपका 8 घंटा ले रहा है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यदि टैंक आपका ए है, ठीक है, तो इसे लग रहे हैं कितने? 6 घंटे। लेकिन जब दोनों टैंक खोल दिए जाएं, ए और प्लस बी, तो इन्हें लगेंगे कितने? 2 घंटे अतकारे यानी 8। तो इसका एलसीएम कितना होगा वो आप बताइए। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? वो होता है आपका 24। तो 6 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, और 8 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। अब सोचने समझने की बात यहाँ पर है कि यदि ए भरेगा तो 4 घंटे लगेंगे, और यदि दोनों नलों को खोल दें तो केवल 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब क्या है? 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1। तो यही बी की क्षमता है, मतलब बी एक घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है कि वही काम करने में, मतलब पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 24 काम करवाना है एक की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा? वो लगेगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो, उसने बोला है 6 घंटे में भर सकता है कौन? ए। लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। मतलब दोनों पाइप आपके खोल दिए जाएं तो 2 घंटे अतिरिक्त लगेंगे, यानी 6 से 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, 6 और 8 कैल्शियम कितना होता है? 24। 6 चौके 24। यदि एक काम करेगा 1 घंटे में तो 4, मतलब 1 घंटे में 4 काम करता है, और यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में केवल 3 काम ही हो पाता है। मतलब बी जो नल है वो 1 घंटे में 1 काम बिगाड़ रहा है। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। उसने पूछा है रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? 24/1 यानी 24 घंटे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे देख लेते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 500 मीटर आगे, ठीक है, और चोर की चाल 18 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखना, ये चाल दी गई है किलोमीटर में, और आपको जो दूरी दी गई है वो मीटर में। मतलब आपको दोनों चीज़ में से किसी एक को बदलनी पड़ेगी, या तो मीटर में ले लो या किलोमीटर में ले लो। ठीक है, चोर की चाल 18 किलोमीटर है और पुलिस की चाल 36 किलोमीटर है। तो पुलिस कर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही अपना मेथड जिंदाबाद है। वो क्या है? वो है आपका D बराबर S गुणा T, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी कितनी दी गई है? 500 मीटर, मीटर में दी गई है, और चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि यदि चोर लेफ्ट साइड दौड़ रहा है तो पुलिसकर्मी राइट साइड दौड़ेंगे, नहीं। अगर यदि उसको पकड़ना है तो एक ही दिशा में दौड़ना पड़ेगा। तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो क्या होता है? आप बोलेंगे उनकी चाल खट जाती है। तो 18 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 18। चूंकि ये किलोमीटर में दिया गया है और दूरी हमें दी गई है किस में? मीटर में, और आंसर भी आपका मीटर पर सेकंड में पूछा गया है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब भी छोटे से बड़े में जाना हो तो 18/5, और बड़े से छोटे में जाना हो तो 5/18। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है? समय। समय को लिख लेंगे हम T, बस इसे कैलकुलेट कर लो। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो T बराबर कितना आ जाएगा? 100 सेकेंड। ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लेकर आया हूँ, सब चीज़ आप गूगल करके देख लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इसकी मैं आपको शानदार टेक बताता हूँ। ठीक है, A/B 3:7, B/C का मान 4:9 और ABC का मान बताइए। यहाँ पर A/B का मान कितना दिया गया है? 3:7। मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा उसका अनुपात 3:7 बनना चाहिए। क्या ये 3:7 बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या ये बना सकता है? नहीं बना सकता। हाँ, ये बना सकता है। कैसे? 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, केवल यही बना रहा है, और यही आपको देखना है। पूरा आपको ऐसी विधि से नहीं करना है, विधि के आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं आपको। ठीक है ना, आपको केवल स्मार्ट अप्रोच से करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली मेथड। अब हम चलते हैं किससे? आपकी बेसिक से, कि कैसे किया जाता है। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। ये A/B का मान उसने कितना दिया गया है? वो दिया गया है आपका 3:7, और B/C का मान कितना दिया गया है? 4:9। अब बेसिकली यहाँ पर हम गुणा कैसे करते हैं वो देखो। 3 का गुणा होगा 4 में, और 7 का गुणा होगा 4 में, और 7 का गुणा होगा 9 में। ऐसे करते हैं। देखो, 3 का 4 में गुणा करो, और 7 का 4 में गुणा करो, और 7 का 9 में गुणा करो। ठीक है, तो
4 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और 9 7 कितना हो जाएगा 63। ये आ गया आपका उत्तर। और यही मैंने अभी आपको बताया। तो आपको इस मेथड से नहीं जाना है, ठीक है। आपको किस मेथड से जाना है, आपको इस मेथड से जाना है कि यदि ए अनुपात बी का मान 3:7 है तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसमें ए अनुपात बी का मान 3:7 बनना चाहिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक समझना होगा। यदि देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो होता है आपका आय बराबर, कलर चेंज करना पड़ेगा, वो होता है आपका आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, आप यहाँ पर देखो, उसने बोला है कि रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वो 75% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा, आप बचाता होगा 25। ठीक है, और कमाता कितना होगा 100। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि वो 75% खर्च कर रहा है तो 25% बेसिक सी बात है कमाता होगा, और 100 रुपये बचाता होगा और 100 रुपये कमाता होगा। आगे चलो, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, अब उसकी आय में क्या करते हैं हम, 25% की वृद्धि कर देते हैं। 100 का 25% कितना होता है 25, यानी इसमें 25 की वृद्धि हो चुकी है। आगे चलो, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। 75 का 10% कितना होता है, तो वो होता है आपका 7.5। ठीक है, तो उसने बोला है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, केवल आपसे यही पूछा है। ठीक है, तो सबसे जो सरल उपाय होता है, मतलब सरल तरीका होता है, वो यही होता है कि 25 में से 70 घटा लो। ठीक है, 75 में से 25 घटा लो। ठीक है, इसे 7.5 ना समझकर इसे समझ लो 75 में से 25 घटाना। ठीक है, ये होता है। या तो फिर आप दूसरी मेथड से चले जाइए। ठीक है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। 100 में 25 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125 बराबर। और इसमें 75 में जब 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी 82.5। ठीक है, 82.5, फिर से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 82.5। और जब यहाँ पर आपका कितना का वृद्धि होने वाली है, तो 125 में से आप 82 घटा के देख लीजिए। तो जब 125 में से 82 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 42.5, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ही तो आय बनती है। ठीक है, खर्च और बचत को मिलाकर ही आपकी आय बनती है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल अंतर देख लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, पहले 25 की बचत कर रहा था, अब कितने की बचत कर रहा है, 42.5 की बचत कर रहा है। मतलब कितने की वृद्धि हुई है, 17.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बस यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 17.5 की वृद्धि हुई है, किस पर, 25 पर, गुणा में आ जाएगा कितना 100। अब यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 25 सत्ते और 7 का गुणा 10 में होगा तो कितना आ जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थोड़ी स्लाइड की कमी थी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, यदि वो 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचाता होगा, तभी तो 100 रुपये कमाता होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दो। यदि पहले आय 100 थी तो अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 125। और अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, यानी पहले 75 खर्च करता था, अब उसमें 10% और एक्स्ट्रा कर दो तो 75 का 10% कितना होता है 7.5। 75 में 7.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 82। मतलब पहले 75 खर्च करता था तो अब 82.5 खर्च करने लगा है। ठीक है, तो उसने बोला उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखो 75 और 25 जोड़ने पर 100 आता था, तो वैसे ही 82.5 और 42.5 को जोड़ने पर 125 आएगा। ठीक है, या फिर आप 125 में से 82.5 घटा लीजिए तो आपको बचत मिल जाएगी। तो पहले 25 रुपये की बचत करता था, अब 42.5 की बचत करता है, तो कितने की वृद्धि हुई है 17.5 की। तो 17.5 की वृद्धि हुई है किस पर, 25 पर, और ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो नीचे लगाया, गुणा 100, तो आ गया कितना 70%। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी को 45% लाभ पर एक बाइक बेचता है। ओके,
बी इसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि सी इसे 43,355 का भुगतान करता है तो ए के लिए बाइक का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है आपसे। यदि उसने 43,355 का भुगतान किया है तो ए के लिए बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें नहीं पता कितने की खरीद कर लाया था, बस हमें इतना पता है कि ए ने बी को 45% के लाभ पर बेच दी है, मतलब 145% के लाभ पर बेच दी है, गुणा अब उसने क्या किया, बी ने सी को 30% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 130 में वो वस्तु बेच दी। और पैसों में कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है 43,355। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ए ने कितने में खरीदी थी। ठीक है, तो इसे हम काट लेते हैं 1 0 से, तो आपका 1 0 यहीं पर कट गया, और 13 से इसे काट लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 ती 39। ठीक है, 13 ती 39, बचेगा आपका कितना 4, 13 ती 39 बचेगा आपका 4, फिर 43 हो गया, 13 ती 39 बचेगा आपका 4 यानी 45 हो गया। और कितनी बार जा सकता है, 13 ती 39 और एक बार फिर 13 ती 39, फिर बचेगा आपका कितना 6, 13 पौने 65। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो सकता है, 145 ये दिया गया है और 333 35 ये दिया गया है। ठीक है, इसे कैसे काटेंगे वो देखो आप, पहले इसे हम 5 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, और 5 से जाएगा ये कितनी बार, 20 बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 39 से कितनी बार जाएगा, 29 से, सॉरी। अब यहाँ पर स्थिति क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 3335 गुणा ये आ जाएगा आपका 20, और बटे में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 29, ए बराबर। ठीक है, तो 3335 दूनी कितना होता है, ये होता है आपका 6600 ठीक है, बटे में आ जाएगा कितना 29। अब यहाँ पर इकाई अंक देखो आप। ठीक है, इकाई अंक से कैलकुलेशन करेंगे, 9 का गुणा कितने में करें कि 3 आ जाए, 9 तेरी 27, यानी इकाई अंक हमारा 3 आना चाहिए, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, मतलब तीसरे में, जो कि हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये कटेगा एकदम आपका कितनी बार, 23,000 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन में यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, बस आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में ले लीजिए, यह आपको करके ज़रूर देखना है। ठीक है, कमेंट में आप उत्तर ज़रूर बताएं। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन पिछला कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 छात्रों की एक कक्षा ने अंग्रेजी की परीक्षा दी। ठीक है, 25 छात्र एक कक्षा में जिसने अंग्रेजी की परीक्षा दी, 15 छात्रों के औसत अंक 80 थे तथा अन्य छात्रों के औसत अंक 60 थे। यदि 25 में से 15 छात्रों के औसत अंक 80 हैं तो शेष कितने बचे, 10, जिसके औसत अंक कितने 60 हैं। तो पूरी परीक्षा का औसत अंक बताना है हमें कितना होगा। इसे करेंगे हम योग मेथड से। ठीक है, यदि 15 छात्रों का औसत अंक कितने 80 हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 101, 15 अट्ठे 120 यानी 1200। अब 25 में से यदि 15 जा चुके हैं तो कितने शेष बचे, अब आप बोलेंगे 10, जिसका औसत एवरेज आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60, जिसका एवरेज स्कोर आपको दिया गया है 60, बराबर अपना आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 600। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है कक्षा का औसत प्राप्तांक बताइए, यह आ जाएगा आपका कुल विद्यार्थी कितने हैं 25। ठीक है, और 12 6 18। ठीक है, तो आपसे औसत पूछा गया है तो औसत हम बता देंगे कितना हो जाएगा। तो ये चला जाएगा कितनी बार, 1800 बटे 25। ठीक है, 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 सत्ते 175, और बचेगा आपका कितना 5, 25 दूनी 50, 50 यानी ये आ जाएगा आपका 72। एवरेज जो औसत अंक होंगे वो होंगे कितने 72। ठीक है, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसे कैसे करेंगे वो देखो आप। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यदि 10 लीटर दूध है और उसमें 6 लीटर दूध मिला दिया तो अब कितनी क्वांटिटी हो चुकी है, 10 लीटर तो दूध था, अब 6 लीटर पानी मिला दिया तो 16 लीटर दूध बन गया है। ठीक है, ये बस बात आप याद रखना। और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध है जिसमें 4 लीटर पानी मिला देता है, तो अब उसके पास में कितना लीटर दूध बन गया, मतलब मिक्सचर बन गया। 8 लीटर तो दूध था, अब 4 लीटर पानी मिला दिया तो मिक्सचर कितना बन चुका है, 8 4 12।
तो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहीं से मतलब बातों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो आप देखो कैसे, यदि 10 लीटर दूध था और 6 लीटर उसमें पानी मिला दिया गया तो अब कितना बन चुका है, 10 और 6 16, और जिसमें से 16 में से उसने बोला क्या है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो मिश्रण तो हमारा 16 का है, जिसमें से दूध कितना है, यहाँ पर लिखा है 10 लीटर, तो बस दूध लिख दो कि यहाँ पर कितना, 10 लीटर। एक सेकंड, दूध कितना है, 10 लीटर। अब दूसरी ओर यहाँ पर हम अनुपात लगा लेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर कितना है, 8 लीटर तो दूध था, भाई साहब ने 4 लीटर पानी मिला दिया, तो अब कितना बन चुका है, ये बन चुका है आपका 8 4 12। ठीक है, अब जिसमें से दूध कितना था, इसमें दूध था केवल 8 लीटर, तो बस 8 यहाँ पर लिख दो। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको केवल त्रियक गुणा ही करना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, त्रियक गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो क्वेश्चन होते तो इजी हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए कि उसको करना कैसे है। ठीक है, तरीका पता होना चाहिए। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, ठीक है, और वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। कौन, दोनों पाइप। ठीक है, समझना अच्छे से। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, ये दी गई है आपको क्या, क्षमता। यदि एक पाइप है वो एक काम करता है तो दूसरा उससे 1.5 गुना काम करता है। ठीक है, तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा, क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है। ठीक है, तो तेज गति से चलने वाले पाइप को हम क्या मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं हम क्या, ए, उसे मान लेते हैं हम ए, और जो धीमा चल रहा है उसे मान लेते हैं क्या, बी। अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से चलता है, यदि बी 1 गुना तेजी से चलता है तो बी कितना चलता है, 1.5 गुना। 1.5 गुना को क्या बोल सकते हैं हम, 1.5। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चीज़ें दशमलव में जा चुकी हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 15, ये बन जाएगा आपका 10। अब इसे हम और कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, तो जो फाइनली हमारा रेशो बन के निकल के आ चुका है वो आ गया कितना, 3:2। ठीक है, क्षमता का, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 3:2, इसे लिख लेते हैं हम कितना, 3:2। ठीक है, ये आ गई इनकी क्षमता। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब उसने बोला है 3:2, तो ये क्षमता आ गई। उसने बोला वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें निकालना पड़ेगा क्या, कुल काम। तो यदि 15 मिनट में दोनों 3 और 2 5 की क्षमता से काम करते हैं तो कुल काम कितना आ गया, 75 काम। ठीक है, ये आ गया कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक है, अब उसने पूछा क्या गया है, यदि तेज गति से चलने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तेज गति से चलने वाले पाइप की क्षमता कितनी मानी थी हमने, वो मानी थी हमने 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 75 काम और 3 की क्षमता से होगा तो कितना समय लगेगा, इसे हम काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 मिनट लगेंगे और वह इसे पूरा कर देगा। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, ठीक है, और वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। हमने ये क्षमता निकाली, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 5, और 5 की क्षमता से 15 मिनट में कुल काम कितना आ गया, 75। अब उसने बोला है कि तेज गति की क्षमता कितनी है, 3, तो इससे जब हम भाग करेंगे तो कितने समय में भर सकता है, 25 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे बिल्कुल बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक धनराशि को पी, क्यू, आर और एस के बीच में 4:3:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि क्यू और आर से 560 अधिक प्राप्त करता है तो एस का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एस का हिस्सा कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 3, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 की विभाज्यता क्या कहती है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 और 4 8, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, क्या 3 में आपका मतलब 8 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये उत्तर नहीं होगा। 4 3 7, इसमें 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। 4 और 1 5, इसमें जाता है, नहीं जाता। केवल 24 में आपका 3 का भाग जाता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बिना पेन उठाए। अब पेन उठा के देख लेते हैं। ठीक है, उसने बोला है यदि क्यू और आर
यदि Q को R से 560 अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेशो लिख लो Q और R। Q का रेशो कितना दिया गया है 9 और R का रेशो कितना दिया गया है 2। उसने बोला है इन दोनों को अंतर, तो 9 और 2 में कितने का अंतर है 7 का, जबकि उसने बोला है 560 अधिक मिलते हैं। जब भी कमी या वृद्धि की बात होती है तो उसका मतलब ही अंतर होता है। 1 बराबर 7, 7 या 8 56, 1 बराबर आ गया कितना 80। उसने बोला है एस का हिस्सा बताइए कितना होगा। एस का अनुपात कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3, 8 3 कितना हो जाएगा 24 यानी 240। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 28 मीटर है और 25 मीटर है और 28 प्रति मीटर वर्ग की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी है और आपको पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको भाई साहब एक बार ज़रूर 11 का मल्टीपल चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 22 का मतलब ही होता है आपका कितना 11 का मल्टीपल। ठीक है, इसमें देखो कि आपका 22 का भाग 11 का भाग जा रहा है इसमें, हाँ इसमें जा रहा है। कैसे चेक करते हैं, 9 2 11 और 1 12 और 9 3 12, 12 में से 12 जाएगा 0 बच जाएगा। हाँ इसमें आपका 9 का भाग जा रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन में आपका 9 का भाग 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा 11 का भाग, इसमें भी नहीं जा रहा 11 का भाग। तो एक बार आप 11 का नियम जरूर चेक करके जाएँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब आप अपना समय बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे वो देखो आप। एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविज़न सेटों पर कई छूट दी। ठीक है, यदि टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य, ठीक है, मेन चीज़ हमें यहाँ पर दिख चुकी है, अंकित मूल्य ये कितना दिया गया है 1200 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्या कि क्रमागत छूट 15% और 10% है, तो टेलीविज़न का आपको विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, मान लो आप कोई 1200 की वस्तु खरीदने गए, जिसमें आपको दो आपको डिस्काउंट दिए गए 15% और 10%। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपने कितना पे किया आपको केवल ये बताना है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप। देखो 1200 रुपये की कोई वस्तु थी, पेन दूसरा लेना पड़ेगा। 1200 रुपये की कोई वस्तु थी, यदि उस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया तो आपने कितना पे किया गया, आपने पे किया गया होगा 85, और 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो 90 आपने पे किया गया होगा। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो आपका 9 का मल्टीपल जरूर होगा, मतलब 9 की विभाज्यता उसमें फॉलो करनी चाहिए। इसमें 5 4 9 हाँ, और 8 और 1 9 इसमें भी जा रही है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके ही देख लेते हैं। 1 2 1 और इसे रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 से आपके 1 2 कट चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो सकता है 17, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा ये आपका 20 बार। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है 2 से आपका ये कट गया, और उसके बाद में 2 छक्के 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है वो निकाल आ चुकी है कितनी 6 गुणा 17 गुणा 9। इसका मतलब यह है कि मेरा जो भी उत्तर होगा उसमें 6 का भी भाग जाना चाहिए, 17 का भी भाग जाना चाहिए, 9 का भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी आप एक काम कर सकते हैं, इकाई अंक से भी जा सकते हैं। कैसे 9 9 7 63 यानी बच जाएगा आपका कितना 9 और 7 63 यानी 3 और 6 3 18, इकाई अंक आपका 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर केवल कौन सा है, ऑप्शन नंबर केवल आपका चौथा है। आप इकाई अंक से भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या करना है वो देखो आप। इसमें बोला गया है एस आर से कुछ राशि उधार ली और 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसे ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। यदि आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लो आपने किसी व्यक्ति को 8% के ब्याज पर कुछ पैसा दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को आपका 8% तो ठीक है 5% एक्स्ट्रा दे दिया। देखो क्वेश्चन में बोला है, मैंने नहीं बोला। आपसे लिया 8% की दर पर और दूसरे को दे दिया 8% अधिक पर, मतलब कितना 8% तो ये और 5% एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है,
तो उस यदि वो व्यक्ति मतलब यदि आप डायरेक्ट उस व्यक्ति को देते मतलब 8% तो आपने जिस व्यक्ति को दिया, यदि आप 13% पर दूसरे व्यक्ति को देते तो वो सीधा लाभ आपको मिलता। ठीक है, नहीं समझे एक बार फिर समझा देता हूँ। यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को मान लो दूसरे व्यक्ति को 8% पर पैसा दिया और उस व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को 5% एक्स्ट्रा यानी 13% पर दे दिया, तो क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाहता है कि आपने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता, मतलब आपने सीधे उस व्यक्ति को पैसा दिया होता तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होता। आप बोलते इस व्यक्ति को तो मैंने 8% पर दिया है और उस व्यक्ति ने क्या किया 13% पर दूसरे को दे दिया, तो उससे अच्छा मैं ही क्यों ना 13% का लाभ कमा लेता। तो आप बोलेंगे 13% का डायरेक्ट लाभ कमाता। ऑप्शन नंबर तीसरा। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, केवल दिमाग का उपयोग था कि किसी व्यक्ति को मैंने 8% पर पैसा दिया और उसने दूसरे को 13 पर दे दिया, इससे अच्छा होता कि मैं ही उस व्यक्ति को 13% पर दे देता, तो उससे 8% की जगह मुझे 13% का लाभ हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे कैसे करेंगे। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितना होगा। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, वो होता है आपका A+B, ठीक है, प्लस ये होता है आपका A×B/100। ठीक है, यह होता है आपका फॉर्मेट दो क्रमागत डिस्काउंट निकालने का। ठीक है, अब इसी में हम सारी चीज़ें रखेंगे। देखो आप, उसने बोला 25% की वृद्धि, फिर उसके बाद में बोला है उसने बोला है 12% की कमी यानी 12% की कमी, और ये आ जाएगा आपका प्लस, और इसके बाद में बोला उसके वेतन में परिवर्तन बताओ यानी A+B और प्लस A×B यानी 25 गुणा माइनस के 12/100। ठीक है, A+B प्लस A×B/100 यही किया था ना हमने। तो अब यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी वो देखो आप, 25 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 13, उसके बाद में प्लस। अब 25 धाम होता है आपका कितना 250 और 25 दूनी 50, ये आ जाएगा आपका माइनस के 300 बटे में आ जाएगा कितना 100। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 13 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10%। चूँकि प्लस में आ रही हैं चीज़ें तो वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही चीज़ यदि माइनस में होती तो हम 10% की कमी लगाते। ठीक है, A+B प्लस A×B/100 बेसिक आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, 15% का डिस्काउंट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, नहीं समझे। यदि हम क्या करते थे, हर चीज़ अपने आप में क्रय मूल्य को 100% मानते थे, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे। यहाँ पर हम MP को मतलब मार्क प्राइस को 100 मानेंगे। यदि मार्क प्राइस और यहाँ पर ले लेते हैं CP, यदि मार्क प्राइस 100 है तो उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य का 75% CP है, तो 100 का 75% कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यदि 15% का डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट हमेशा याद रखना आप, ये आप हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, तो यदि इस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितना हो गया होगा, ये हो चुका होगा आपका 85। 100 पर यदि 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने में बेच रहे हैं आप, 85 में। अब यहाँ पर देख लो 75 की चीज़ आप 85 में बेच रहे हैं, कितने का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप बोलेंगे यहाँ पर हम कमा रहे हैं 10 का, किस पर, 85 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम काटा पीटी कर लेते हैं, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा ये 20 बार, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा ये आपका 20 बार, तो यहाँ पर चीज़ें क्या निकल कर आ गई, 200/17, और 17 एकम 17 बचेगा आपका कितना 3, 17 एकम 17, फिर बचेगा आपका कितना 3, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 17×3 = मतलब ये करीब आपका 13.33 के करीब आपका जाने वाला है। ठीक है, एक बार फिर देख लेता हूँ, यहाँ पर हमने गलती कर दी है, यहाँ पर हमने 75 लिख दिया है। ठीक है, मतलब 85 लिख दिया है, जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था, वो आना चाहिए था आपका 75, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और मुझे भी मतलब गलती से लिख दिया है। ठीक है,
आप मतलब वो मत माना, CP पर ही आपका लाभ कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो 10% यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 10% का अंतर है और वही आप उसका लाभ है, और किस पर, CP पर, गुणा में आ जाएगा क्या, 100। मैंने 50 ही लिख दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन कम हो रही थी। 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, तो 10 चौके 40 बटे में आ जाएगा 3। अब इसे काट के देख लो, 3 से जाएगा 13 बार, और फिर आपका बच जाएगा कितना, 1, 3 एकम 3, और 3 तिरका 9, और 3 तिरका 9, जब जाके ये आपका उत्तर आएगा कितना, 13.33, ठीक है। तो वहाँ पर हमने केवल क्या गलती की थी, वहाँ पर केवल ये गलती कर दी थी कि 50 ही नीचे रख दिया था, जबकि कैलकुलेशन होती है वो अभी हमेशा आपकी CP पर होती है, ठीक है। ये गलती आप भी ना करें, ठीक है, मुझसे तो मतलब ऐसे पढ़ाते समय हो गई, ठीक है गाइस। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसका आप उत्तर कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो इसमें बोला गया है आपको सरल करो, तो सरल कर देते हैं, क्या आप पर बन जाएगा। चलो पहले हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, और नहीं होगा तो फिर मैं इसको आप पर छोड़ दूंगा, ठीक है, आप करके देख लेना। एक हम बार ग्राफ वाला कर लेते हैं, ठीक है, DI वाला कर लेते हैं, सॉरी। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो आप। शालिनी की मासिक आय का विभिन्न मदों पर व्यय का प्रतिशत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तालिका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है कि मैं DI के आपको क्वेश्चन ले तो आऊँ, पर मेरी स्लाइड पर नहीं बनते हैं, ठीक है, ये आपका बन रहा था इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आ गया। यह दिया गया है आपका प्रतिशत विवरण। किराया वो 30% चुका रही है, और भोजन 20%, और शिक्षा पर 25% खर्च कर रही है, और बिल पर 20% खर्च कर रही है, और विविध पर 5% का खर्चा उसका हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, यदि सलोनी की मासिक आय 75,000 है, ठीक है, तो वह किराए और शिक्षा पर कितना धन खर्च कर रही है, ठीक है। तो किराए और शिक्षा, ये है आपका किराया जिस पर वो 30% का खर्च कर रही है, देखो, और शिक्षा पर कितना कर रही है, 75%, और टोटल उसकी आय कितनी है, 75,000, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, 75,000, 1 2 3 यदि उसकी आय है, और 30 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 बटे आ जाएगा कितना, 100। मतलब इसका मतलब यह है कि जो भी मेरा उत्तर होना चाहिए वो आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 55 में आपका 11 का भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 और 4 और 1 5, हाँ यहाँ पर 11 का भाग जा रहा है। यहाँ पर जा रहा है क्या, 2 और 4 6, 5 और 1 6, हाँ जा रहा है। यहाँ पर जा रहा है क्या, 5 2 7, और 4 और 1 5 नहीं जा रहा, और 5 3 8, 4 और 2 6 नहीं जा रहा, ठीक है, इसमें आपका भाग नहीं जा रहा है। केवल आपके ये दो ऑप्शन बच रहे हैं जिसमें 5 और 1 4 इसका भाग जा रहा है। तो फिर आप एक काम कीजिएगा, इसमें आप गुणा करके देख लीजिएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका कितना, यह आएगा 41,250, यही आपका उत्तर आएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। बस जो आपका इसमें DI में होता है, होता कुछ नहीं है। उसने बोला आय उसकी 75,000 है, तो उसने बोला है किराए और शिक्षा पर कितना धन खर्च किया है, तो किराए और शिक्षा पर कितना किया है, 30%, और शिक्षा पर कितना किया है, 25%। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, बस आप उतना निकाल देना, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये इसका उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको क्वेश्चन करा तो दूं, लेकिन 1 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए, इसलिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यदि आप पर ना बने तो आप हमारे डाउट क्लब में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर डाउट क्लब का एक मतलब अलग से लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन होंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको सॉल्व ज़रूर कराता हूँ, ठीक है। और कोई भी मदद हो वो भी आपको देता हूँ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, इसे बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कैसे किया जाता है। एक विक्रेता 100 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 100 रुपये उसकी कीमत है और उसने खरीद ली, और 10% और 20% के क्रमिक डिस्काउंट पर प्राप्त करता है, ठीक है। जो 100 रुपये उस पर टैग लगा है, मतलब 100 रुपये वाली वस्तु है, और दुकानदार ने उस क्या किया है, उसे 10% और 20% के दो डिस्काउंट पर उसे दिया है, ठीक है। यदि वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब 10% और 20% के डिस्काउंट के बाद उसे किसी मतलब कीमत पर वो वस्तु मिली होगी, फिर उसने क्या किया, उसका 10% निकाल कर परिवहन लाने का खर्चा किया। अब उसने क्या बोला, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, ये आपको बताना है।
सबसे पहले हम उसकी लागत निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने क्या किया 10% यानी 90 और 20% यानी 80 में खरीद कर लाया। सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, कितना है उसका 100 से 100 कट जाएगा और 1 2 1 2, सीपी बराबर आ गया कितना 9 8 72, खरीद कर लाया कितना 72 रुपये में। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी अंडरलाइन किया था, उसने क्या बोला है, वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। 72 का 10% कितना होगा, आप बोलेंगे 7.2, आपको निकालना आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपका 7.2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नया सीपी कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 729 यानी 79.2, ये आ गया आपका सीपी। सब चीज़ ऐड होके, परिवहन खर्चा ऐड होके। अब भाई साहब ने बोला क्या है, वो देखो खर्चा हमने निकाल दिया। अब उसने बोला 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा आ गया सीपी 79.2 और इसे 15% के लाभ पर बेचना है, मतलब 100 में ऐड हो जाएगा। जब भी लाभ हो तो हम ऐड कर देते हैं, तो 115 में बेचना है, बटे में आ जाएगा क्या 100। आप चाहें तो 15% निकाल दो, बाद में आप ऐड कर देना। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये चीज़ आपकी पॉइंट में है तो नीचे आपका 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जीरो और ऐड हम कर लेते हैं। ठीक है, अब बस हमें इसे केवल काटना है। ये जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 से चला जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा आपका 20, 5 दूनी 10 यानी ये चला जाएगा आपका कितना बार 200 बार। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अब आपको केवल गुणा करके ही देखना पड़ेगा। तो गुणा करके देखते हैं हम। 792 इंटू 23 बटे में आ जाएगा कितना 200। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे ही काट लो, 2 से काट लेते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 3 6 और फिर 2 नाम 18, 2 छूम 12, 300। अब देखो यहाँ पर जो इकाई अंक आना चाहिए वो आना चाहिए कितना 6 3 18। देखो 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18 और उसके बाद में आपके 2 अंक बाद आपका दशमलव आएगा। तो यहाँ पर आप देख लो, इन दोनों में से हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा कितने का, आपका 9 का भाग जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 9 और 6, 6 3 9 और 9 18, मतलब 9 का मल्टीपल जरूर होगा जो भी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको आप करके देखो कैसे होगा, इन दोनों में से होंगे, मतलब जो भी उत्तर होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले इकाई अंक देखा 6 3 18, मतलब लास्ट के केवल 2 एलिमेंट हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, इन दोनों में से देखना पड़ेगा। और जो भी उत्तर होगा 396, मतलब 9 का मल्टीपल जरूर होगा। तो देखो 8 और 8 16, 16 और 9 कितना होता है 25, गजब, इसमें आपका 9 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल दूसरा बचा जिसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। और आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते थे, क्योंकि जो भी हमारा उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन से लड़ने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार जरूर विभाज्यता का नियम फॉलो कर लें। और जब भी एग्जामिनर टफ से टफ क्वेश्चन बनाता है तो उसमें आपका कोई ना कोई फॉर्मेट काम जरूर करता है, कोई ना कोई आपकी विभाज्यता का नियम जरूर काम करता ही है। और मैं आपके लिए केवल वैसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जिससे कि आप अपनी परीक्षा में समय बचा सकें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा बोले सबसे बड़ा कि सबसे छोटा, तो आपको क्या करना है वो देखो। यहाँ पर लिखा है 8/11, 8/11 लिखा ना, इसे क्या लिख लो 80/11। 8 में 1 जीरो जोड़ दो, ऊपर की संख्या में 1 जीरो जोड़ दो। ठीक है, अब देखो करना कैसे वो देखो, 11 से जाएगा कितनी बार, 11 सत्ते 77। ठीक है, ये चला गया एग्जैक्ट। अब यहाँ पर देखना दूसरी संख्या ले लेते हैं हम। दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या होगी 40 बटे 5। अब इसे भाग करके देखो, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब हम तीसरी संख्या ले लेते हैं, इसे ले लिया हमने कितना 10 और बटे में आ जाएगा कितना 2। अब इसे जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। अब देखो तीसरी संख्या ले लो, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा कितना 11। ठीक है, एक जीरो और इसमें ऐड कर लो, 11 नाम 99। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक जीरो ना ऐड करके यहाँ पर आपका दशमलव और जीरो और
जीरो, 2 जीरो के बाद आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। तो सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पर देख लो कौन सी है। देखो इसे आ रहा था 7, इसे आ रहा है 8, इसे आ रहा है 5 और इसे आ रहा है 9। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, केवल 8 है। देखो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपका पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी आपका 0.7 लिखा है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका पॉइंट लगा है 0.8 लगा है, और यहाँ पर भी आपका पॉइंट लगा है 0.5 लगा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 0.009 लगा है, क्योंकि 10 में आपका 11 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो इसे कितना 100 मानना पड़ेगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह फॉर्मेट आपका कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ, नहीं, ये आपका मस्त मेथड है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में आप 1 जीरो ऐड कर लो, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा 18 लोग किसी काम को, ठीक है, 18 लोग किसी काम को 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम का 2/5 भाग दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन हमसे ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो यदि 18 लोग हैं और यदि वे 1/5 काम 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, 1/5 भाग 10 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिनों में करेंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पर गुणा नहीं, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 10। तो 10 का गुणा 5 में होगा तो कितना आ जाएगा, 18 तो लोग हैं आपके, ठीक है। ये तो आपका साइड में लिखा रहेगा, 1/5 काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, ये आ गया आपका 50, ये आ गया आपका कुल काम। लेकिन आपसे ये नहीं बोला है उसने बोला है इसका भी कुल काम का आपको उसी काम का 2/5 भाग, यानी 50 का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो 2/5 निकालो, 5 से जाएगा ये आपका 10 बार, यानी आ गया आपका 20। इसे कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करना है, मतलब 4 की क्षमता से काम होगा। तो कितने आदमी लगेंगे, 18 से इसे गुणा कर दो, 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 18 लोग हैं, 18 लोगों से हमें बाद में मतलब रहेगा, अभी नहीं रहेगा, ठीक है। उसने बोला 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 1/5 भाग 10 दिनों में कर रहे हैं तो 13 गुणा होगा, तो कुल काम कितना आ गया 50, ठीक है। अब उसे 50 काम नहीं कराना, उसने क्या बोला, उसी काम का 2/5 भाग, मतलब 50 का 2/5 निकालो, सबसे पहले कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 5 दिनों में पूरा काम, 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो 50 का 2/5 कितना आ गया 20, और 5 दिन में कराना है, मतलब 4 की क्षमता से काम करना चाहिए। तो 18 गुणा 4 कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 72, क्योंकि 4 की क्षमता से 18 लोग काम करेंगे, तो कितने लोगों को आवश्यकता होगी, 72 की, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 72 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन, और उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूँ, वैसे तो आपको दे भी दिए हैं, ठीक है। और भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है अभी, ठीक है। तो इसका भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट में ज़रूर बताना है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कठिन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है, इसका भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था जो कि आप अच्छे से कर पाएँ, मतलब खुद करके देखें, नहीं बने तो आप हमारे डाउट क्लब से जुड़ जाइए, ठीक है। आपको जो डाउट क्लब है वो आपको हमेशा खुला है, आप वहाँ पर अपना डाउट क्लब मतलब डाउट लेकर आइए, उसमें आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। और आपको जो PDF मिलती है, ठीक है, और टेलीग्राम है वो है हमारा दी राहुल कॉन्सेप्ट, यही मतलब चैनल के नाम से ही हमारा वो है, क्या कहते हैं उसे, टेलीग्राम, ठीक है। और लिंक भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस मैंने आपके CGL के भी आपके टॉप 50 या 20 क्वेश्चन कराए हैं, आप वो भी जाकर भी आप देख लीजिए। मतलब मेरा तरीका रहता है कि आपको एक अच्छा तरीका आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप कम समय में अच्छे अटैम्प्ट कर पाएँ, और जो क्वेश्चन में वाकई समय देना चाहिए उसमें आप अपना कीमती समय दे पाएँ। तो मैं आपको उस लेवल का पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट में कभी भी उत्तर नहीं बताते हैं, कृपया ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं मतलब इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी शायद इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है गाइस।
तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। और जैसा भी आपको सेशन लगे, अच्छा लगे ख़राब लगे, कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई चीज़ कमी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, ना लगा तो ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।